हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हम अपनी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पिछले 4-5 दिनों की लेक्चर की हमारी जो सीरीज अगर आप देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हम थोड़ा सा चीजों को गहराई में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल की जो आखिरी हमारी जो चर्चा थी उसमें हमने आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमें आर्टिकल 16 पढ़ना था। तो 15 में थोड़ी सी हम 15 पर जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है हम आज की चर्चा नहीं पढ़ेंगे। आज की चर्चा में जो है हम आर्टिकल 17-16 को नहीं पढ़ेंगे, उसको हम आने वाले समय में यानी कि आने वाले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा बीच में रुकते हैं और समता और समानता जो कॉन्सेप्ट है दो, ये देखिए, ये बहुत जटिल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही आसान है चीजें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको इंग्लिश में वर्ड्स को लेकर बड़ा बड़ा भ्रम रहता है। और अगर आप जो है अलग अलग किताबें भी देखेंगे तो हो सकता है कुछ जगह अलग अलग लिखा मिल जाए, और कुछ लोग अगर आपको बताएंगे भी तो भी वो थोड़ा सा गलत तो नहीं बताएंगे। उनका इंटेंशन हमेशा सही रहेगा जो बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई भी बताएगा तो आसानी से बता ही सकता है, समझा सकता है। और अभी तक की जो चर्चा में मैंने भी आपको बताया है तो बगैर बताए भी आप उसे समझ गए होंगे। लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स को लेकर बड़ा बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो फिर हम इसमें देखेंगे प्रियम्बल में क्या दोनों के लिए अलग अलग शब्द यूज किया गया है, लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी में, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही क्योंकि देखिए क्या है, मैंने ट्रांसलेटर के तौर पे एक बड़े देश के लिए जाने माने संस्थान के लिए मैंने काम भी किया हुआ है। तो मेरी समझ में आया इसलिए क्या है कि जब इंग्लिश से चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो यह काम आसान नहीं होता, यह बहुत ही जटिल काम है। और जटिल काम ऐसे है कि अगर आप करके देखें, अगर आप किसी मेंस की टेस्ट सीरीज में, मैंने चूंकि मेंस कंटेंट के लिए बहुत ही जाने माने संस्थान के साथ मैंने काम किया था और वहां मैंने उनके लिए ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ काम किया 2-3। हालांकि मैं ज्यादा टाइम तक उनके साथ काम नहीं कर सका, क्योंकि वही ट्रांसलेशन का जो ओपिनियन था उनका जो था और मेरा था वो डिफरेंस आ रहा था, मैं जिस तरीके से बात कर रहा था। तो ये बड़ी जटिल चीजें बन जाती है, इसलिए हिंदी में कई बार हमको समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे कोई एडिटोरियल किसी ने लिखा हुआ है, हिंदू में लिखा है, कहीं भी लिखा हो, तो उसकी क्या है, हिंदी में एक एक वर्ड्स के अलग अलग बहुत सारे मीनिंग होते हैं, या इंग्लिश में एक ही वर्ड्स की हिंदी के बहुत सारे मीनिंग है। तो उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड क्या आना चाहिए जो उसके जो असल में जो चर्चा की जा रही है उसका सारांश आ सके। तो ये डिफिकल्टी और जटिलता होती है, तो उसको परे जाके हमारे बीच में हमेशा कभी ये द्वंद्व ना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पे हम समता और समानता बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल हमने देखी जो आर्टिकल 15 की बात की थी, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले थे। तो आर्टिकल 15 में हमने क्या है, दो चीजें देखी थी कि जो राज्य है, एक हमने बात की थी, अगर यहां पर बात करें, और दूसरा व्यक्ति, कि धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है किसी व्यक्ति से विभेद नहीं करता है, या कोई भी सार्वजनिक स्थल है, पार्क वगैरह इत्यादि वगैरह, तो वो हमने कल की चर्चा में देखा था। यहाँ मेरे बताने का पर्पज एक बार फिर से दोबारा ये है कि इसको जो 15 एक की संख्या दे दी जाती है, और यहाँ पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी किसी भी आधार पे ये जो आधार दिए इनके आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया सकते, नहीं कर सकते। हालांकि उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 15(1) और 15(2) हो जाता है, क्योंकि जब अगर आपको पढ़ा ही है आपने और आपने अच्छे से पढ़ा और आपको चीजें क्लियर है, तो फिर आप इनके थ्रू अगर लिखेंगे, तो अगर मेंस में जैसे कहीं आप जिक्र कर रहे हैं या कभी पर पूछा जाता है कहीं पर, तो आप एग्जैक्ट में कई बार जो स्टेट सर्विस एग्जाम्स हैं वहां पर चीजें वो अंदर जाती है, जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो वहां पर भी जाएगा। और मेंस में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे लगता है कि इसके अगर आपको पता नहीं है फिर तो आप सीधे अनुच्छेद 15 की बात जिक्र करिए, अगर मेंस से जहां आपको लिखने की आवश्यकता है, जैसे रिजर्वेशन वगैरह पर कहीं या रिप्रेजेंटेशन पर कहीं क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप लिखेंगे तो थोड़ा सा और ये समझ आएगा कि आपने थोड़ी सी गहराई में चीजों को पढ़ा है, इससे ही होता है। क्योंकि देखिए असल में जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, आप जो भी चीज लिखते हैं, जो भी वर्ड्स लिखते हैं, इसलिए फिर जो कीवर्ड्स की बात आती है, कीवर्ड जरूर होने चाहिए, वो हमारे वाली चर्चा में जिक्र करेंगे, अभी हम यहाँ बताएं। और दूसरा हमने यहाँ अपवाद के स्वरूप में जो देखा था, यहाँ पर हमने जो बात की थी कि जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए जो है राज्य स्पेसिफिक प्रोविजन कर सकता है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ें तो आप कल का लेक्चर देखें, इसको हम 15(3) में डिवाइड डाल सकते हैं, 15(3) में आ जाता है ये चीज, और यहाँ पर जो है वो 15(4) में। इसमें क्या था, कल मैंने आपको देखो, कल मैंने बताया कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था, और इस ये जो वाला जो 15(1) ये हो गया, और एक जो था 15(5), इसमें आप देखते हैं प्रमोशन वाले, रिजर्वेशन वाली बात आती है। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसको हमने देखा था, ये 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला था जो, और ये वाला जो था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1951 में आया था।
51 में आया था और ये शायद 2005 में आया। थोड़ा सा पढ़ आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा वो होता है तो नीचे मेंशन कर दूंगा, या कल के लिए मैंने कल भी पढ़ाया था यार चीजें। अगर कई बार क्या होता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और कई ईयर वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं, और अगर मैं दोबारा देख लेता हूँ तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको फिर से ऐड कर दूँ। तो क्या था कि इसके पीछे एक बड़ा पृष्ठभूमि था, ये इसके पीछे की जो केस था, ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके माध्यम से 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया था, इसमें एक बहुत ही फेमस केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस है इसके पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो उसी को जो है उसको उसमें जो ओपिनियन व्यक्त किया गया था न्यायपालिका के द्वारा, उस ओपिनियन को रेक्टिफाई करने के लिए संसद ने ये कानून लेके आया था। उस समय देश आजादी हुआ था तो ये वाला प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये मेरा बताने का मतलब 15(1), 2, 15(3), 15(4), 15(5) ऐसे देख लीजिए। ये जो 15 जो प्रोविजन है, आर्टिकल जो 15 है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो वो वाली प्रोविजन है कौन सी, जैसे कि किसी भी संस्थान है वहां पर प्रवेश वगैरह के लिए हमने देखा था शुल्क वगैरह में छूट मिलती है 15(4) वगैरह में, तो ये उस वाले रिजर्वेशन से डील करता है। जो हमें रिजर्वेशन नौकरी में मिलता है वो 16 में हम देखेंगे उससे डील करता है। तो ये थोड़ा सा बताने का वो था। अब हम अपनी असल मुद्दे पे आज के लिए जो चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता था आपको, और इसके लिए विस्तार से आप कल जो जाके पढ़ सकते हैं। और आने वाली चर्चाओं में हम इनकी जो जैसे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन केस है, ये इसमें पीए इनामदार वाला जो केस है, इनके बारे में थोड़ा सा क्या है कि विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है 16 पढ़ने के बाद और ये समता के अधिकार पढ़ने के बाद इसी बीच में हम रिजर्वेशन वगैरह और उससे जुड़े जुड़े क्या क्या इशू है, जैसे रिजर्वेशन का क्या इशू मुद्दा जो है वो तो चीजें है ही क्लियर है, आर्थिक आधार पर अलग अलग आधारों पर जो रिजर्वेशन है उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो जजमेंट रहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में क्या था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, और अभी जो रिजर्वेशन के बर्निंग इशू है, जैसे कि क्या है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी वाला इशू है जो कंटेम्प्रेरी इशू में आ जाता है, क्योंकि अगर पिछले 2-3-4 सालों से जो भी इशू ऐसे हाईलाइट में है वो आपसे मैंने पूछा सकता है। और आजकल तो प्रीलिम्स में भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर 2-3 साल पहले भी कोई चीज कोई सुर्खियों में थी तो उससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इनको हम विस्तार से रिजर्वेशन की चर्चा के ऊपर करेंगे। अब हम इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, समता और समानता, एक तो यहाँ पर जो है जब हम पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं। इसको मैंने पहले भी आपको 2-3-4 बार बताया था एग्जांपल देने के लिए। कि जब हम विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण वाला जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, विधियों के समान संरक्षण, वहां पर भी मैंने आपको बताया था प्रस्तावना की संख्या बताया था कि अगर 2 लोग हैं और यहाँ पर मान के चलिए एक क्रिकेट का मैदान है, या आप किसी छोटे शहर में देखें तो जनरली आपको ऐसे क्रिकेट के मैदान देखेंगे जहां पर अंदर बैठने की प्रॉपर सेटिंग वगैरह व्यवस्था नहीं होगी। अगर आप लॉक लेवल में जो स्टेडियम वगैरह छोटे बने होते हैं वहां पर ऐसे बैठने की व्यवस्था नहीं होती, तो बाउंड्री होती है। अब मान के चलिए कि यहाँ बाउंड्री है और और आप देखने आए क्रिकेट। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं और ऐसे 2-3 लोग और भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ 3 वाला एक चीज, यहाँ से एक नई चीज और हम जो ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ बस। अब देखिए, अगर किसी की हाइट इतनी होगी, मान के चलिए ये वाला जो है ये 4 है, ये 5 और ये 6 फीट है, ये 5-5 है और ये जो है 6 फीट। अब स्टेडियम में देखने के लिए मिनिमम आपको 6 फीट की हाइट चाहिए। और ऐसे में क्या है कि जो समानता की बात की जाएगी, समानता में क्या है, अवसर की असमानता। समानता का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सबको समान सपोर्ट दिया जाएगा। समानता की जब यहाँ पर बात करते हैं तो सबको समान सपोर्ट देने की बात है। जैसे कि अगर ये देख सकता है और इन दोनों को 1-1 फुट का हम सपोर्ट दे देंगे तो यहाँ पर समानता आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1-1 फुट का सपोर्ट देंगे सबको, मान चलिए कि समानता में हम ये देखेंगे कि ये सबको हम 1 फुट का सपोर्ट दे दें, तो ये व्यक्ति तो और ऊपर चला जाएगा। ये व्यक्ति जो 5 वाला है ये देख लेगा और ये व्यक्ति तब भी नहीं देख पाएगा।
जो ये व्यक्ति है वो तब भी नहीं देख पाएगा अगर सबको 1-1 फुट का हम यहाँ पे सपोर्ट दे दें कि चलो सबको समान तौर पे हम देखते हैं। समानता कॉन्सेप्ट ये है कि सबको 1-1 फुट का सपोर्ट दे दें, जैसे यहाँ पर दे दें तो ये दोनों देख लेंगे लेकिन ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समानता कॉन्सेप्ट है कि सबको बराबर का सपोर्ट किया जाए, इसमें ये नहीं देखा जाए कि कोई है छोटा है बड़ा है क्या कैसा है। उसके पीछे हम बहुत सारे एग्जाम्पल की हमने चर्चा की हुई है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो समानता कॉन्सेप्ट ये है कि सबको बराबर का अवसर हमने दे दिया, बस अवसर नहीं दिया हमको, हमने सबको बराबर का सपोर्ट दे दिया। अब हमको ये नहीं देखना हमने कि किसको कितनी आवश्यकता थी, लेकिन समानता समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखता है कि कितनी किसकी आवश्यकता थी। समता जो कॉन्सेप्ट है, जैसे व्यक्ति को क्रिकेट देखने के लिए इसको 2 फुट की आवश्यकता है, इसको 1 फुट की आवश्यकता है, इसको 0 की आवश्यकता है, ये चारों की 0 की आवश्यकता है, इसको 2 की, इसको 1 की, इसको 0 की। तो ये समानता कॉन्सेप्ट है कि जो अवसरों की समानता की जो बात की जाती है कि थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये वाला जो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्या हो कि नेगेटिव में इसमें क्या हो रहा है कि मान के चलिए अगर ये दोनों एक बराबर था तो इसको तो ज्यादा हो गया, समानता हम दे रहे थे लेकिन इसको फिर भी ये व्यक्ति समानता देने के बाद, क्योंकि अगर हमने केवल सबको बराबर सपोर्ट देने की बात की तो उसके बाद 1-1 फुट का सहयोग देने के बाद ये व्यक्ति आगे निकल गया और ये 2 देख सकते हैं। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये हमको दे रहे हैं, हमने कह दिया यहाँ पर कि हमने समानता दे दी, लेकिन समानता देने के बाद भी फिर और असमानता क्रिएट हो गई, और असमानता पहले भी थी। लेकिन यहाँ पर हम जो समता की बात करते हैं जब, तो समता में क्या होता है कि जिसको जितनी आवश्यकता है हमको उतना सपोर्ट देने की बात होती है। तो ये हो गया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में। अब यहाँ पर समानता को आप ऐसे भी ले सकते हैं, समानता का एक वो शाब्दिक मीनिंग होता है कि सिमिलरिटी वाली बात की जाती है। जैसे अगर आपने बुनियादी जब आप चीजों को पढ़ते हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं तो बात की जाती है कि कोई मशीन है, अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कोई 2 टाइप के इंजन है तो उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, तो उसपे वो वाला ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है जो है समानता वाली बात है। और यहाँ पर जो है ये ऐसा समझिए सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्कूल में भी तो स्कूल में भी अगर आप देखेंगे, स्कूल में कई बार बोला जाती है अलग अलग तत्वों, पी श्रेणी के तत्वों, एस श्रेणी के तत्वों में कौन कौन सी समानताएं हैं, असमानताएं हैं बताइए। राजकीय नीति तत्वों में या वो है कौन कौन सी समानता है। जब बुनियादी स्तर में होते तो आप बताते हैं कि राजकीय नीति तत्व को लागू किया सकता है, उनको लागू नहीं किया सकता है, क्रियान्वयन किया सकता है, वो वाले बच्चों वाली जो धारणा है। तो ये ऐसी समझ लीजिए, जैसे हमने बोला कि वो बच्चों वाली जो क्लास की छोटी क्लास वाली है या कम क्लास में जब आप होते हैं तो ये वो वाली धारणा है समानता। और ये समता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है छोटी क्लास में आपको इस पे हम ज्यादा चर्चा जो है नहीं करती। ये समता जो है ये बराबर में, और जब हम पॉलिटिकल यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर ही अब देखिए इनके लिए क्या होगा, हमने ये कॉन्सेप्ट में बुनियादी तो समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। और बेसिक ये कोई बहुत जटिल नहीं है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि लगभग सबको आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इनके लिए क्या होता है कि अगर आप इनके लिए इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो समता के लिए क्या क्या वर्ड आएंगे, इक्विटी आएगा, पैरिटी आएगा, कोई इक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी आएगा, ट्रांसलेशन करके देखिए। और समानता में देखेंगे तो आपको इक्वालिटी आएगा, सिमिलरिटी आएगा, पैरिटी आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा। अब होता क्या है कि हर जगह आपको जब इंग्लिश में आप कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, तो अवसर की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता और इक्वालिटी की बात की जाएगी। प्रियम्बल में आप पढ़ेंगे इक्वालिटी की बात की जाएगी, हर जगह आपको इक्वालिटी लिखने मिलेगा जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो जैसे आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में भी क्या है, इंग्लिश वाली किताब में इक्वालिटी लिखने मिलेगा आपको हर जगह, यानी कि बात जो है बात समता की जा रही है, लेकिन उसमें आपको इक्वालिटी वर्ड मिलेगा। इसके लिए भी इक्वालिटी का अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और क्यों ऐसा यूज किया गया, कि वहां आपको इंग्लिश में हर किताब में जो है इक्वालिटी वाला वर्ड्स यूज किया जाएगा। थोड़ी सा हम इसको रोकते हैं और थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे इसके लिए 4 वर्ड हैं, इक्वालिटी, पैरिटी, को इक्वालिटी, इक्वालिटी, और इसके लिए इक्वालिटी है, सिमिलरिटी है, पैरिटी है, प्रोपोर्शनलिटी। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या है, यही समस्या आती है। जैसे ट्रांसलेशन की मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि ट्रांसलेशन क्या होता है, एक वर्ड्स के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कौन सा बहुत ही मतलब एग्जैक्ट वर्ड है या बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड है जो हम बात कर रहे हैं उसको ट्रांसलेशन को व्यक्त कर सके। जैसे मेंस की अगर आप कभी मेंस के लिए ट्रांसलेशन करेंगे अगर सीरीज वगैरह कंटेंट वगैरह का, तो आप देखेंगे वहां पर जो एग्जैक्ट वर्ड है जो उसकी मीनिंग को सारांश को व्यक्त कर सके, वो सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो कई बार क्या करना पड़ता है, जैसे आपने कोई वर्ड देखा इंग्लिश का हिंदी में, तो पता चले हिंदी में जो है उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हिंदी में उसके लिए कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है, या आप हिंदी से इंग्लिश करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है, तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग वर्ड है। अब हम इसके जाने कि इसके लिए हमको कौन सा वर्ड जो है अलग अलग चीजों में, रिसोर्सेस में कौन कौन सा वर्ड हमको देखने मिलता है। तो देखिए
सबसे पहले अगर हम बात प्रियम्बल की करें यहाँ पे, तो प्रियम्बल में अगर इंग्लिश में अगर आप देखें तो इक्वालिटी लिखा मिलेगा कि इक्वालिटी प्रतिष्ठा अवसर की हम समता की बात करते हैं, और हिंदी में समता की बात करेंगे, और यहाँ पर भी इक्वालिटी, यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात की, और इसके लिए इक्विटी बहुत सारे, इसके लिए जो अप्रोप्रिएट शब्द एक प्रकार से इक्विटी हो जाता है जनरल सेंस, लेकिन हम एक स्पेसिफिक यहाँ पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो प्रियम्बल में यूज किया गया है उसके लिए इक्वालिटी शब्द उपयोग किया गया है। फिर अगर आप एम लक्ष्मीकांत किताब देखें तो इंग्लिश में उसमें इक्वालिटी लिखा मिलेगा, लेकिन हिंदी में कुछ जगह आपको समता जो एग्जैक्ट जो अधिकार है, जैसे 14 में है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो यहाँ पर इक्वालिटी की जगह आपको लिखेगा वहां पर समता मिलेगा, यानी कि एक्सेप्ट वर्ड समता। इसके लिए समता के लिए भी जो है पॉलिटिकल साइंस या हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें इंग्लिश के लिए इक्वालिटी वर्ड का उपयोग किया गया है, ना कि समता के लिए इक्विटी वर्ड का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार लेकिन लक्ष्मीकांत की अगर आप हेडिंग में देखेंगे कुछ जगह, तो वहां आपको समानता के अधिकार की बात की जाएगी। अब ऐसा इसलिए होता है, देखिए जिसने जो किताब लिखी ज्यादातर जो है अच्छी, ऐसा नहीं है कि किसी किताब किसी एक भाषा कंटेंट में अच्छा कंटेंट लिखा जाए किसी एक भाषा में जिसमें, लेकिन जैसे लक्ष्मीकांत जो किताब है अब वो मूलतः इंग्लिश में लिखी गई होगी। अगर आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें कुछ जगह आपको इक्वालिटी जो अब जो सामने वाले जिसको किताब में लिख दी थी उसने तो लिख दी, लेकिन अब वो ट्रांसलेशन का काम है, अब वो ट्रांसलेशन तो जानता नहीं है, जिसने किताब लिखनी थी लिख दी, लेकिन अब हिंदी का जो ट्रांसलेटर है वो देखेगा, लिखने वाला तो नहीं जानता उसके लिए हिंदी में कौन कौन से शब्द आए, क्या होगा, अगर कोई हिंदी को अच्छे से नहीं समझता है। तो उसमें क्या है कि लक्ष्मीकांत में कुछ जगह समानता मिल जाएगा। तो हम दो चीजों को आधार बनाते हैं कि इसके लिए कौन सा उपयुक्त वर्ड है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखेंगे, अगर मैंने कई बहुत सारी किताबों में देखा तो इंग्लिश की एनसीईआरटी में इसके लिए शब्द उपयोग किया गया है इक्वालिटी, जो समानता, जो सब जगह उपयोग है। इंग्लिश में हर जगह आपको इक्वालिटी लिखा मिलेगा, इक्विटी नहीं देखेंगे आप यहाँ। और अगर आप एनसीईआरटी और हिंदी की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके लिए बात की सब उपयुक्त किया गया शब्द जो है, उपयुक्त जो शब्द है वो है समता। तो ये पूरी चार का हमारा जो चर्चा है, इसमें भले आपको अलग अलग डिफरेंस हो, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं कहीं भी अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट वही है। अगर कोई टीचर ने कहीं भी आपको अगर बताया भी है, बहुत सारे अगर आपको यूट्यूब में भी देखते हैं कहीं भी बताया हुआ, हो सकता है उन्होंने इसके लिए इक्विटी शब्द का उपयोग किया गया हो और इसके लिए सिमिलरिटी या इक्वालिटी की बात की गई हो, लेकिन इसके लिए इक्विटी शब्द बताया, तो ठीक है, उन्होंने बताया कुछ भी हो, उनका भी इंटेंशन नहीं रहा होगा कि आपको सही चीज समझ में आने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जटिल नहीं है, तो आप समझ तो जाएंगे समता और समानता में भेद क्या है असल, और आप समझ गए हो। लेकिन बहुत सारी है इक्विटी वर्ड का, तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं कहीं भी तो आप समता के अधिकार का जिक्र करें, और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं कहीं भी तो आप इक्वालिटी का जिक्र करें। इसका कंक्लूजन ये है कि इंग्लिश वाले मीडियम से अगर आप हैं तो हर जगह इक्वालिटी का उपयोग, उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो हम बात ही करते हैं। इंग्लिश वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, ये समस्या आती है हिंदी मीडियम, हिंदी में। अब देखिए ऐसी जटिलताएं आ जाती है, अब वो वर्ड है कि हर जगह इक्वालिटी इक्वालिटी चलता जा रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसने चाहे उसका मीनिंग ये समझा हो चाहे ये समझा हो, या जो समझ लिया है उस हिसाब से वो चलता जा रहा है उसका काम। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा कि अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। हालांकि हमने यहाँ पर देख लिया, तो मैं आशा करता हूँ अब यहाँ पर आपको जटिलता नहीं होगी। तो अगर आप कहीं भी इसका मीनिंग आपने यहाँ पर शाब्दिक मीनिंग क्या है, इंटेंशन सबका वही है, कोई कहीं पढ़ा रहा हो, कोई शब्द वाले कुछ ही बताया आपको। इसके लिए आप हिंदी में समता उपयुक्त के लिए समता शब्द उपयुक्त है, जब हम समता के अधिकारों की बात करते हैं उसके लिए, फिर समता के प्रति विभेद की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और समानता जो है एक प्रकार का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो वहां पर केवल सिमिलर ट्रीटमेंट की बात करता है, ना कि अवसर इक्वल प्रोवाइड कराने की बात करता है। और इंग्लिश में आपको हर जगह इक्वालिटी लिखना है। तो ये थी हमारी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा थी, इसको अभी हम रोकते हैं और इसके बाद हम जो है आर्टिकल 16 में जो चर्चा करने वाले, उसके अलावा मुझे 4-5 जो हमारी विशेषताएं थी, धर्म, मूलवंश, जाति था, लिंग था, जन्म स्थान था, तो उसके अलावा दो चीजें और जुड़ जाती है, उसके आधार पर हम देखेंगे। फिर उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग जो इशू पे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।